आज के इस गोल्ड पीवाईक्यू प्रोग्राम के अंदर हम करने वाले हैं आपके जून एंड दिसंबर 2021 के 14 सवाल और सिक्योर करेंगे आपके 28 नवंबर यानी कि 28 मार्क्स यहां से। सबसे पहला सवाल जो आपके सामने है वो है आपका सीधा सीधा नोट से। यहां देखो सवाल नंबर 7 क्या पूछ रहा है आपसे। सवाल नंबर 7 आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व्ड इन टाइप ए प्रोसेसेस ऑफ थिंकिंग एज डिस्क्राइब्ड बाय वर्टहाइमर। ठीक है, जैसे ही आप ये नाम देखते हो वर्टहाइमर, कौन आपके दिमाग में घूमता है? आपके दिमाग में घूमता है 30 इंटू 250 मिली सेकेंड वाली बात। ठीक है, जिसको हम पिछले पीवाईक्यू वीडियो के अंदर ऑलरेडी देख चुके हैं। अब यहां पर देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, ग्रुपिंग एंड रीऑर्गेनाइजेशन, एसिमिलेशन एंड कंडीशनिंग, ब्लाइंड ट्रायल एंड एरर, पार्शली प्रोडक्टिव मेथड्स। यहां देखिए क्या बोल रहा है, वर्टहाइमर द्वारा बताई गई सोचने के टाइप ए प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से शामिल हैं? समूहीकरण और पुनर्गठन, अज्ञात परीक्षण और त्रुटि, सदृशीकरण और अनुकूलन, और उसी के साथ साथ यहां पर आंशिक उत्पादी प्रक्रियाएं। तो जैसे ही आपने वर्टहाइमर का नाम सुना आपके दिमाग में क्या घूमेगा? आपके दिमाग में घूमना चाहिए गेस्टाल्ट, जिसको हम पहले देख चुके हैं और आगे भी आप इसको वीडियोस में देखने वाले हो। यहां पर इनकी कारनामे, इनके कारनामे। ठीक है, वर्टहाइमर ने क्या दिया हुआ है आपको, पहले भी बताया हुआ है आपको। इन्होंने दिया हुआ है आपको 5 फिनोमेना। ठीक है, और 5 फिनोमेना की रेंज भी हमने पिछले पीवाईक्यू वीडियो के अंदर सॉल्व कर ली थी। अब यहां पर देखिए ऑप्शंस कौन कौन से आपके सामने, ग्रुपिंग एंड रीऑर्गेनाइजेशन, एसिमिलेशन एंड कंडीशनिंग, ब्लाइंड ट्रायल एंड एरर, और उसी के साथ साथ पार्शली प्रोडक्टिव मेथड्स। इनके अंदर अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको ये तो पता है कि इनका संबंध किससे है, इनका संबंध है गेस्टाल्ट से। तो गेस्टाल्ट वाला व्यक्ति कंडीशनिंग की बात भैया काहे करेगा, ट्रायल एंड एरर की बात भैया काहे करेगा। अब क्या बचता है आपके सामने, पार्शली प्रोडक्टिव मेथड्स और उसी के साथ साथ ग्रुपिंग एंड रीऑर्गेनाइजेशन। अगर आप थोड़ा भी कॉमन सेंस, थोड़ा भी बुद्धि, थोड़ा भी दिमाग, थोड़ा भी विवेक लगाएंगे अगर आप, ठीक है, क्योंकि आपको क्या करना होगा, ये सब चीज़ों को आपको अप्लाई करना होगा एग्जाम में, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे इस तरीके से। तो आपको ये तो पता है इन्होंने क्या दिए हैं, लॉज दिए हैं। गेस्टाल्ट के अंदर क्या होते हैं, कुछ लॉज होते हैं, कुछ नियम होते हैं। ठीक है, और उसके अंदर कौन कौन से होते हैं, कंटिन्यूटी, प्रॉक्सिमिटी, कॉमन फेट, कॉमन रीजन, ये सब क्या होते हैं आपके, ये सब आपके गेस्टाल्ट के नियम है। ठीक है, और इन नियम को कहाँ मिलेंगे आपको, ये मिलेंगे आपको पीवाईक्यू में, जिसको आप आगे सॉल्व करने वाले हो गारंटीड। तो आपको ये तो पता है यहां पर कहीं ना कहीं इसकी बात हो रही है, तो इसका संबंध इस ऑप्शन से ज्यादा रिलेट कर रहा है या फिर इस वाले ऑप्शन से ज्यादा रिलेट कर रहा है, और जो भी आपका रिलेशन लगा पा रहे हो आप, वही आपका क्या हो जाएगा, वही आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपकी गट फीलिंग कह रही है 4th सही आंसर है, तो आप बिल्कुल गलत हो, अच्छे से पढ़ना है आपने। सही आंसर कौन सा है इसमें, ऑप्शन नंबर 1, ग्रुपिंग एंड रीऑर्गेनाइजेशन जो है ये क्या होते हैं, ये मिलते हैं आपको वर्टहाइमर की टाइप ए प्रोसेसेस के अंदर। ठीक है, तो यहां पे सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, समूहीकरण और पुनर्गठन। गेस्टाल्ट के लॉ, गेस्टाल्ट के नियम, वर्टहाइमर द्वारा बताई गई सोचने के टाइप ए प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से शामिल है, पुनर्गठन होगा, रीऑर्गेनाइजेशन होगा, और उसी के साथ साथ समूहीकरण भी होगा। यहां इस चीज को आपने ध्यान रखना है। ये हो गया क्या आपका, ये हो गया आपका यहां पर सही आंसर। ठीक है, चिंता मत करिए, आगे आपको मिलेगा, इसको आप ध्यान रखें। एंड अब हम मूव करते हैं कहां पर, हम मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए, एक और आपका क्या है, ये आपका एक और पीवाईक्यू रिपीट है। इसको हम पहले ही 19 के और 20 के सेशन में ऑलरेडी इसको हम कर चुके हैं, इस प्रकार का सवाल। ठीक है, जहां आपको बताया था सारे के सारे टाइप्स में, आपको देखिए आज की तारीख में ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये आपने ऑलरेडी सीख लिया है। अब केवल क्या करना है, उसका इंप्लीमेंटेशन करना है आपने। मेमोरी दैट इज थॉट टू कंटेन नॉलेज, फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन, आइडिया। ठीक है, तो अब ये जो नॉलेज है, ये जो फैक्ट है, ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो आइडियाज है, ये कहां पर आएंगे? ठीक है, यहां पर देखिए सवाल, स्मृति जिसके बारे में समझा जाता है कि वह ऐसे ज्ञान, तथ्य, सूचना और विचारों को सम्मिलित करती है जिनका शब्दों, तस्वीरों, चित्रों व चिन्हों के रूप में दोबारा स्मरण या विवरण कर सकते हैं। क्या आप किसी भी प्रक्रियात्मक स्मृति को दोबारा बता सकते हो, स्मरण कर सकते हो, विवरण कर सकते हो? आप ये बताओ कोई भी ऐसा ज्ञान, तथ्य, सूचना। ठीक है, अब चाय बनाना आप जो है यहां पर किसके अंदर आएगा, आपकी टी मेकिंग स्किल्स, आपकी गार्डनिंग स्किल्स, आपकी कार ड्राइविंग स्किल्स। आप इसको भैया बोल के नहीं बता सकते किसी को, इसीलिए आपका जो प्रोसीजरल मेमोरी है यहां से एलिमिनेट होता है। ठीक है, ओके, अब देखिए क्या लिखा है, मेमोरी दैट इज थॉट टू कंटेन नॉलेज, फैक्ट, इंफॉर्मेशन, आइडियाज इज कॉल्ड। इस प्रकार की मेमोरी को आप क्या बोलोगे, इसको आप एपिसोडिक बोलोगे क्या? यहां पे देखो नॉलेज, फैक्ट, इंफॉर्मेशन, आइडिया, आपके जीवन से संबंधित है क्या यहां पर ये बात? फिर आपके सामने दिया है सिमेंटिक, ये आपका आंसर हो सकता है सिमेंटिक मेमोरी। लेकिन यहां पे देखिए और क्या दिया हुआ है आगे,
दैट कैन बी रिकॉल्ड और डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स। ऐसी चीज़ों को जो आप क्या करोगे, आप बोल के बता रहे हो, आप उसकी क्या कर रहे हो, घोषणा कर रहे हो वहाँ पर, ठीक है। इसीलिए आंसर क्या होता है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 डिक्लेरेटिव मेमोरी जो है यहाँ पर, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। डिक्लेरेटिव मेमोरी इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर इस वाले सवाल का। आपको चारों की चारों मेमोरी पहले से मालूम है, इनको आपको ध्यान रखना है, ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए आपके एग्जाम के अंदर इस प्रकार के, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, ज्ञापनीय स्मृति जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोबारा स्मरण या विवरण करने की बात कर रहे हैं। तो प्रक्रियात्मक को तो आप बिल्कुल भी कर सकते नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और इसी के बेस पे देखिए आपको आगे PYQ एक और फंसाया जाएगा, जब वो आएगा तो उसको बताएंगे वहां पर। अब यहाँ पर देखिए फिर से पूछ रहा है आपसे अगला सवाल, सम पीपल आर एबल टू ड्रॉ एन ऑब्जेक्ट, मैच सिमिलर ऑब्जेक्ट्स एंड डिस्क्राइब द कंपोनेंट पार्ट्स बट दे फेल टू रिकॉग्नाइज द ऑब्जेक्ट्स दैट दे हैड जस्ट सीन और ड्रॉन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स दिस फिनोमिना। यहाँ पे देखिए सवाल, कुछ लोग एक वस्तु का चित्र बनाने, उसके समान वस्तुओं के साथ मिलान करने और संघटक भागों का विवरण करने में सक्षम है, लेकिन जो वस्तु उन्होंने अभी देखी नहीं थी या बनाई थी उसको पहचानने में असक्षम होते हैं, ठीक है। इस घटना को निम्नलिखित में से कौन वर्णित करता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, चाक्षुष उपेक्षा, समवक बोध अभिज्ञान, आकार अभिज्ञान या फिर साहचर्यात्मक अभिज्ञान। तो यहां पर देखिए ये आपका 2021 का पेपर है, एक नए टाइप का सवाल यहां पे डाला गया था, किसको लेकर, आपके एग्नोसिया को लेकर, ठीक है। तो यहां पे मेन कीवर्ड कंपोनेंट क्या है, एग्नोसिया। जैसा कि आपने आगे आने वाले लेक्चर में आप देखोगे किसके बारे में, आप देखोगे मेजरली अफेजिया के बारे में, ठीक है। ब्रोका अफेजिया, वेर्निकी अफेजिया, ठीक उसी प्रकार से एग्नोसिया, ठीक है। यहां पे किसकी बात करेंगे, यहां पे हम बात करेंगे भाषा की, लेकिन यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं, ड्रॉ एन ऑब्जेक्ट, सीन और ड्रॉन। यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं, एग्नोसिया। यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं, देखने की हम बात करेंगे एग्नोसिया के अंदर, ठीक है। इस सवाल में हमको क्या पूछा हुआ है, इस सवाल में हमको पूछा हुआ है जस्ट सीन और ड्रॉन के बारे में, यानी कि देखने के बारे में, ठीक है। ये पूछ रहा है आप एग्नोसिया कौन से सेंस के अंदर, यहां पे ध्यान दीजिएगा आप, यहां से आपकी यूनिट नंबर 4 भी लिंक करेगी, ठीक है, यूनिट नंबर 4 भी लिंक करेगी। यहां पे किसकी बात हो रही है, आपके आई की बात हो रही है। लेकिन क्या एग्नोसिया केवल आंखों के लिए होता है, आंसर क्या करोगे आप, नहीं, ठीक है। ये आपका कैसा हो सकता है, टेक्टाइल भी हो सकता है, ये आपका ऑडिटरी भी हो सकता है, श्रवणात्मक रूप से भी हो सकता है, ठीक है। आपके प्रत्येक सेंस के अंदर जो आप स्मेल कर रहे हो ऑल्फैक्टरी वाला, उसके लिए भी आपका ये हो सकता है, ठीक है। तो ये एग्नोसिया प्रत्येक प्रकार के लिए हो सकता है, लेकिन यहां पे क्या पूछा है आपसे, जस्ट सीन और ड्रॉन, इसके लिए इसको यहां पर अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है। यहां पे क्या पूछा है आपसे, हर सेंस में होगा, लेकिन यहां पे किसकी बात हो रही है, जस्ट सीन और ड्रॉन की बात हो रही है। और यही देखिए आगे जाके आपको एक और PYQ के फॉर्म में भी होगा, जब आपको देखने मिलेगा, वहां पे एक और शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा, वो क्या है, वो है आपका प्रोसपोग्नोसिया, ठीक है। इस प्रकार से ये आएगा। ये किसकी बात करता है, डिफिकल्टी इन रिकॉग्नाइजिंग फेसेस, ठीक है। आप जो है चेहरे, जो बोलते हैं ना चेहरा याद नहीं आपका, भूल गया, आप ही को देखा था, आपसे बात हुई थी, लेकिन उनका चेहरा ही आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हो, तो उसको आप क्या बोलोगे वहां पर, प्रोसपाग्नोसिया, वहां पर आप वहां पर बोलेंगे। जैसा कि देखिए यहां पे दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, ये छोटी सी इमेज है, प्रोसपैग्नोसिया जो है आपका डिफिकल्टी रिकॉग्नाइजिंग फेमिलियर फेसेस, ठीक है। आप जो है जिसका चेहरा देखोगे वो याद नहीं रहेगा। एक आपका होता है साइमल्टेग्नोसिया, इन एबिलिटी टू परसीव वन ऑब्जेक्ट एट अ टाइम, परसेप्शन आप एक से ज्यादा चीजों का नहीं कर पाओगे, या सुन रहे हो तो देख नहीं पा रहे हो, देख रहे हो सुन नहीं पा रहे हो, उसकी बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। डिफिकल्टी रीडिंग वन वर्ड एट अ टाइम, यहाँ पर आपका देखिए ऑडिटरी भी हो सकता है और आपका टेक्टाइल भी यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। यानी कि आप जो छू रहे हो चीज़ों को, वो आप छू तो पा रहे हो, लेकिन आप बता नहीं पा रहे हो कि ड्रम है या फिर ये बोतल है या फिर ये और कुछ है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल क्यों लिया गया है, ताकि आपको समझ में आए, आपका हर जगह हर सेंस के अंदर आपको ये एग्नोसिया ये वाला हो सकता है, ठीक है। और आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन सा रहेगा, ये वाला रहेगा, प्रोसपैग्नोसिया, सबसे फर्स्ट वाला जो है यहाँ पर, ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहां पर इस सवाल के अंदर जो आपसे पूछा है वो किसके बारे में है, वो है आपके एसोसिएटिव एग्नोसिया के बारे में, ठीक है। ये आपका यहां पर सही आंसर है, एसोसिएटिव एग्नोसिया, कि ड्रॉ तो कर पा रहा है वो व्यक्ति, सिमिलर ऑब्जेक्ट को मैच भी कर पा रहा है, डिस्क्राइब भी कर पा रहा है कि ये गुलाब है, फूल है, गेंद है, क्या है, लेकिन उसको क्या नहीं कर पा रहा है, यहां पर रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है कि ये क्या चीज है, ठीक है। रिकॉग्नाइज द ऑब्जेक्ट, ये बता पा रहा है वहां पर कि हमको जो है गुलाब जैसी खुशबू आ रही है, लेकिन गुलाब प्रॉपरली वहां पर वो बोल नहीं पा रहा है, ठीक है। तो ये किसके अंदर आएगा आपके, ये आएगा आपके एसोसिएटिव एग्नोसिया के अंदर, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अब आपके दिमाग में घूम रहा होगा कि भैया इसके बीच फर्क क्या है, एसोसिएटिव के बीच में और एपरसेप्टिव के बीच में फर्क क्या है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। एसोसिएटिव जो इसका आंसर है वो किसकी बात कर रहा है, वो बात कर रहा है चीज़ों को रिकॉग्नाइज करने के बारे में, ठीक है। ये इसके बीच में मेजर डिफरेंस है। लेकिन जो आपका एपरसेप्टिव है वो किसकी बात कर रहा है, देखो एपरसेप्टिव मतलब क्या संबंध आएगा, आप समझना है आपको, यहाँ पर आपको समझना है परसेप्शन से,
ठीक है। अपेरसेप्टिव परसेप्शन, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जब वो व्यक्ति परसीव ही नहीं कर पाएगा तो आंसर सेकंड होता, लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हैं, फेलियर टू रिकॉग्नाइज द ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पर ये बोला जा रहा है, ठीक है। तो आपको बड़ा बारीकी से ध्यान देना है किस किस के बीच में। साहचर्यात्मक अभिज्ञान, जो आपको डिफिकल्टी कर रहा है किसके बारे में, पहचानने में असक्षम है, रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा, लेकिन समबोधक अभिज्ञान कब आएगा, जब वहां पर उसको परसीव नहीं कर पा रहा है कि वहां पर क्या चीज हो रही है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। व्हेन अ टारगेट इज डिफाइंड बाय जस्ट वन डिस्टिंक्टिव फीचर, ये सवाल देखो आप ध्यान रखो, ये कभी नहीं आएगा, ठीक है। आप इसको प्रैक्टिस कर लो, याद कर लो, जो करना है कर लो, ये कभी नहीं आएगा सवाल। और जैसे जैसे आप आगे लेक्चर्स देखोगे आपको समझ में आएगा ये कभी भी नहीं आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सही आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सेकंड, पॉप आउट इफेक्ट, ये एक होता है, इसको आप ध्यान रख लो, ठीक है। जैसा कि आपको मालूम है, देखा था यूनिट नंबर 1 में हमने सिगमंड फ्रॉइड की डेट ऑफ बर्थ। अब आपको कोई मतलब क्या कह सकते हैं इसको, महा बेवकूफ, महा आत्मविश्वासी या महा एक कह सकते हैं अति ज्ञानी व्यक्ति है जो है आपको सिगमंड फ्रॉइड की डेट ऑफ बर्थ दोबारा पूछेगा, ठीक है। आप देखो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी कम है, लेकिन हाँ, मेमोरी के चारों प्रकार वो आपको हर बार आएगा, आप कुछ कर लो, पढ़ के जाओ नहीं पढ़ के जाओ, वो आपको आएगा, ठीक है। When a target is defined by just one distinctive feature which is available on its feature map and it call attention to itself is known as, ये क्या बोलते हैं, पॉप आउट बोलते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ये लगा हुआ है, 4 खिलौने लगे हुए हैं, यहाँ पे 6 खिलौने लगे हुए हैं, लेकिन एक का क्या है, कुछ डिस्टिंक्टिव फीचर है, हो सकता है इसकी चोंच निकली हो यहाँ पे इस प्रकार से, ठीक है, तोते की तरह उसकी नाक हो में भी, तो क्या करेगा ये, आपको क्या करेगा, ये बताएगा आपको पॉप आउट इफेक्ट के बारे में, बस और कुछ नहीं करना इससे ज्यादा इस पर्टिकुलर सवाल के अंदर, ठीक है। जब एक लक्ष्य को केवल एक विशिष्ट लक्षण से परिभाषित किया जाए तो उसके वैशिष्ट गुण मानचित्र में शामिल है और यह अवधान को अपनी तरफ खींचता है, उसे आप क्या कहोगे, उसे आप कहोगे यहाँ पर प्रकटीकरण प्रभाव, ठीक है। वो क्योंकि वो प्रकट कर रहा है अलग से, ठीक है, उसकी लंबी सी नाक निकली हुई है यहाँ पर, तो वो जो है पिनोकियो की तरह, जो एक कैरेक्टर था, कार्टून था, उसकी तरह। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सही यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सेकंड। बाकी आप यहाँ पर इस सवाल के अंदर अलग से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विजुअल स्पाटियल स्केचपैड या वीडियो स्पेशियल स्केचपैड इज अ कंपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर देखिए, ये एक सवाल तगड़ा सवाल है और एक इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। किसकी बात कर रहा है यहाँ पर बात कर रहा है विजुअल स्पेशियल स्केचपैड इज अ कंपोनेंट ऑफ, यानी कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है दृश्य स्थानिक चित्रपट निम्नलिखित में से किसका संघटक है, दीर्घावधिक स्मृति, अल्पावधिक, कार्यशील या फिर संवेदी स्मृति। जरूरी नहीं है कि आपने ये सवाल पढ़ा हो तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि ये कंप्लीटली कहाँ से है, आपका PYQ बेस्ड सवाल है, ठीक है। अगर हम कहानी के बैकग्राउंड में चलते हैं, आपको क्या पता है, इनमें से किसके बारे में पता है आपको, इसके बारे में पता है, इसके बारे में पता है, इसके बारे में पता है, क्योंकि ये तीनों कहाँ से आते हैं, ये तीनों आते हैं आपके 1968 के मॉडल से, जो किसके द्वारा दिया गया है, एटकिंसन एंड शिफरिन के द्वारा दिया हुआ है, ठीक है। याद करिए, इसके पहले वाले वीडियोस में जो हमने बात की थी इसके बारे में, तो हमने कैसे बनाया था हमने सबसे पहले सेंसरी मेमोरी, उसके बाद हमने बनाया था आपका STM, उसके बाद हमने क्या बनाया था आपका LTM। क्या इनमें से कहीं भी, और यहाँ पे क्या दिया था हमने, यहाँ पे दिया था हमने A.S, ठीक है, या S.A, जो भी आप कह सकते हो इसको, ठीक है। ओके, तो ये हमने जब बनाया था एटकिंसन एंड शिफरिन का 3 स्टेज मॉडल, तो क्या हमने वहां कहीं पर भी हमने विजुअल स्पाटियल स्केचपैड की हमने बात की थी क्या, हमने इसकी बात नहीं की थी। तो आपको आंसर ऑलरेडी मालूम है यहाँ पर क्या होगा, एग्जाम के अंदर भी आपने इसी प्रकार से इंप्लीमेंट करना है। ये रहा आपका सही आंसर, और आप देखिएगा 99% टाइम्स आपका आंसर जो है सही निकल कर आएगा, ठीक है। तो जो आपको नॉलेज है, जो आपको जानकारी है, उसके आधार पर क्या करो आप, उसके आधार पर आप एलिमिनेट करने का ट्राई करो, तो आपके लिए और भी ज़्यादा ईजी सवाल हो जाएंगे, ठीक है। खैर, बात करें यहाँ पर वर्किंग मेमोरी का जो मॉडल है वो कब आता है आपका, 1974-84, देख लेंगे, कंफर्म कर लेंगे आगे वीडियोज़ में। ये आता है आपका वर्किंग मेमोरी का मॉडल, किसके द्वारा आता है आपके, ये बैडली एंड हिच के द्वारा आता है। अब इसके अंदर क्या क्या है वो आपको यही PYQ बताएगा, इसी सेम पेपर में आपको मालूम पड़ेगा वर्किंग मेमोरी के और कौन कौन से कंपोनेंट है। लेकिन आज के बाद जीवन में क्या ध्यान रखना है कि विजुअल स्पाटियल स्केचपैड जो है किसका कंपोनेंट है आपके, वो है आपके वर्किंग मेमोरी का, ठीक है। शॉर्ट टर्म मेमोरी को ही नवीन नाम आपका वर्किंग मेमोरी के रूप में चल रहा है। तो आप देखो यहाँ पर इसका एक मेजर कंपोनेंट कौन सा है, वो है आपका विजुअल स्पाटियल स्केचपैड, ठीक है। ये स्केचपैड दृश्य स्थानिक पटल जो है आपका दृष्टि पटल, ये आपको ध्यान रखना है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तरीके से, ठीक है। ओके, अब अगला सवाल देखिए, यहाँ पे आपको पूछा है किसके बारे में, लॉफ्टस एंड प्रिकल 1995 में आस्क्ड पीपल टू रीड एंड थिंक अबाउट इवेंट्स which had happened to them in childhood, also instructed to write a description of one event which was actually fictitious.
About one third of the participant describe the fictitious events as having really happened to them. This is called as. यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, देखो एक नाम आपको ध्यान रखना है, लॉफ्टस एंड पिकरेल का, या पिकरल दिया हुआ है, ठीक है। लॉफ्टस और पिकरेल ने लोगों से उनके बचपन में घटित घटनाओं के बारे में पढ़ने और सोचने को कहा, एवं उन शोधकर्ताओं ने एक ऐसी घटना का वर्णन भी शामिल करने को कहा जो कि बिल्कुल काल्पनिक थी। ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या, सवाल से कोई मतलब नहीं, सवाल का आंसर तो ठीक है मिल जाएगा, वो कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्या हो रहा है वो आप ध्यान दो। 1/3 प्रतिभागियों ने उस काल्पनिक घटना के बारे में ऐसा वर्णन किया कि उनके साथ वह वास्तविक घटित हुई हो। अब यहां पर देखिए, आप बैठे हो, आपसे हम बोलेंगे कि एक काम करो, आप अपनी बचपन में आपके साथ क्या क्या हुआ, आप पैदा हुए उसके बाद से आपकी नर्स ने आपकी अंगूठी चुरा ली, वहां से लेके कौन कौन से इवेंट आपकी लाइफ में हुए उसके बारे में आप सोचो, आप जैसे जैसे बड़े हुए, और वहां पे क्या बोलेंगे हम, एक ऐसी घटना आपको बताएंगे जो आपके साथ हुई थी लेकिन आपको मालूम नहीं थी, ठीक है। ऐसा जब हम बोलेंगे, उसके बाद जब बाद में लोगों को लिया गया, 100 में से 1/3 मतलब कितना होगा, 33 लोग होंगे क्या, ठीक है। 100 अगर लोगों की बात करें, 1/3 कितना होगा, 33 होगा, 25 होगा, जो भी है, ठीक है। तो आपका यहां पर 1/3 लोगों ने, 33 लोगों ने क्या बोला कि हाँ ये वास्तविक घटना, जो काल्पनिक घटना थी, वास्तव में उनके साथ घटित हुई है। ऐसा हो रहा है, ऐसा किस वजह से हो रहा है, और ये मेमोरी पे एक काफी बढ़िया एक्सपेरिमेंट था और काफी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है यहां पर, जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, तो अगर आप सोचो, आपको बोला जाए बचपन से लेके अपना बताओ, और हम बोलें उसके अंदर एक ऐसा हुआ था कि किसी ने आपको जो है आके मारा था, या किसी ने आपको जो है फेंक दिया था रोड के ऊपर, या आप किसी गिरजाघर के बाहर, किसी मंदिर के बाहर, किसी मस्जिद के बाहर आप लावारिस पड़े थे, एक प्रकार से कोई भी फिक्शियस इवेंट हो सकता है वहां पर, डिपेंडिंग अपॉन द इमेजिनेशन, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में मेरे साथ ये हुआ है, ठीक है। सभी लोगों को नहीं हुआ, लेकिन 1/3 ऑफ द पार्टिसिपेंट, मतलब 100 लोग थे, 100 में से 33 लोगों को यहां पर लगा कि इस प्रकार से घटना उनके साथ वास्तविकता में हुई है। इसको आप क्या बोलोगे? ऑप्शंस आपके सामने हैं, चलिए देखिए। आई विटनेस मेमोरी, क्या ये आई विटनेस मेमोरी का उदाहरण है? सोचो, आई विटनेस क्या होता है? प्रत्यक्षदर्शी, प्रत्यक्षदर्शी बोलते हैं ना आई विटनेस, ये उस खून जहां हुआ था, उस खून के अंदर ये क्या है, ये आपका आई विटनेस है। तो आई विटनेस मेमोरी क्या होती है? जो आप देख रहे हो, ये तो आपने देखा नहीं, तो ये तो नहीं होगा, ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, ठीक है। अब बचता है क्या है, बी, फॉल्स मेमोरी। यस, ये रहा आपका सही आंसर, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है, फॉल्स मेमोरी आपका ये होगा, ठीक है। ये आपका आंसर है सेकंड, बिल्कुल सही बात है, 100%, ठीक है। ओके, अब यहां देखो, फ्लैश बल्ब मेमोरी और ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी, ठीक है। देखो ये तो निकल गया बी एन सी, देखो डी कहीं दिया ही नहीं है, इसका मतलब डी तो आंसर होगा नहीं, ऑटोबायोग्राफिकल। और जो आपकी क्षणदीप स्मृति है या आपकी जो फ्लैश बल्ब मेमोरी है, वो किसकी बात करता है? वो बात करता है ऐसे इवेंट्स के बारे में जो आपको एकदम भौचक्का करते हुए, एकदम आपको जो है मतलब आपकी आंखें खोलते हुए, आई ओपनिंग की तरह आपके सामने ये आता हो इवेंट, ठीक है। जैसे क्या हो सकता है कि टीचर ने आपको क्लास में पहली बार कब मारा, आपको तुरंत याद आ जाएगा कि अच्छा वो टीचर इतनी खड़ूस थी, उसने मुझे मारा था, इस प्रकार से, ठीक है। तो फ्लैश बल्ब की तरह आप देखिए बल्ब कैसे जलता है, तुरंत के तुरंत जो है वहां पर बल्ब जल जाता है। लेकिन ट्यूबलाइट क्या करती है, टाइम लेती है, इसीलिए शायद ये नाम रखा होगा फ्लैश बल्ब मेमोरी। मतलब एक चुटकी बजाते ही बोला जाए कि आपको पहली बार कब मार पड़ी थी, आपको तुरंत याद आ जाएगा आपने कौन से कपड़े पहने थे, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है। तो ये किसका उदाहरण है? आपकी फ्लैश बल्ब मेमोरी का। लेकिन यहाँ पे क्या किया था, इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा बताया गया था कि मेमोरी को हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते रहते हैं एक्टिवली, और फॉल्स मेमोरी भी जो है आपकी क्या मानी जाती है, आपकी आ सकती है आपके अंदर, ठीक है। इसीलिए देखिए जो आपके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो फैसले लेते हैं, इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं बट ऑफ कोर्स, लेकिन मेजरली पुलिस भी जो है आई विटनेस मेमोरी को साक्ष्य मानती है, लेकिन कंप्लीटली नहीं। उसके साथ हमको क्या चाहिए, और भी हमको उसके साथ दूसरे जो एविडेंस है वहां पर चाहिए होते हैं, ठीक है। केवल उसने देखा, उसने उसका खून किया, इतना प्रूफ नहीं होता है, ठीक है। ये आपका मोटिव नहीं है उसका खून करने का, ठीक है। मोटिव हो सकता है और कुछ, लेकिन जब तक हमको वो औजार ना मिल जाए जिससे खून हुआ है, या जिससे जो हत्या हुई है, ठीक है, या जो कांड हुआ है उस वजह से हमको जो उसके एविडेंस और ना मिले, आई विटनेस मेमोरी एक वहां पर हो सकता है कि ठीक है चलो एक साक्ष्य मिला, लेकिन इसके साथ हमको जो है 2-3 साक्ष्य और मिलने चाहिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको समझ में आ गया है फॉल्स मेमोरी का कंसेप्ट। आएगा सवाल आगे, इंपॉर्टेंट है इसलिए बताया टाइम लेके यहाँ पे। देन उसके बाद हम मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन व्यवहारवाद के प्रभावों की सही रूप से व्याख्या करता है? किसकी बात कर रहे हैं बेसिकली यहाँ पर बात कर रहे हैं आपके उसके बारे में, बिहेवियरिज्म के बारे में, ठीक है। इसको ऑलरेडी हम यूनिट नंबर 1 के अंदर देख चुके हैं, फिर भी देख लेते हैं इसको फटाक से यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है। बिहेवियरिस्ट अप्रोच के बारे में क्या बोल रहे हैं यहाँ पर। ऑप्शन देखिए, वॉटसन साइंटिफिक साइकोलॉजी वॉज डिजाइंड टू प्रेडिक्ट एंड कंट्रोल ह्यूमन। ये देखो भैया PYQ, ये देखो PYQ, आपको ये 24 में 23 में आएगा ही आएगा, सेम स्टेटमेंट लगभग, ठीक है।
लगभग लगभग सेम स्टेटमेंट यही आएगा, ये वाली लाइन वॉटसन का। कौन से वॉटसन की बात हो रही है यहाँ पर? जेम्स ब्रॉडियस वॉटसन की बात हो रही है, ठीक है। वॉटसन से साइंटिफिक साइकोलॉजी वाज डिजाइन टू प्रेडिक्ट एंड कंट्रोल ह्यूमन बिहेवियर। आप क्या कर सको उसको, आप प्रेडिक्ट भी कर सको और कंट्रोल भी कर सको, ये आता है, ठीक है। ओके, मेरी कवर जोन्स स्टडीड द इफेक्टिवनेस ऑफ काउंटर कंडीशनिंग। यस, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है यहाँ पर, ठीक है। अब जब ये सही है इसीलिए आपको 2024 में आया है। आई होप आपको समझ में आएगा। जो गलत सवाल दे देते हैं जहां हम आपको बोलते हैं ये नहीं आएगा, गलत डाल दिया यहाँ पर, तो वो क्यों नहीं रिपीट होता है? बिकॉज ऑफ द रीजन, क्योंकि जो सही है उसको रिपीट किया जाता है, ठीक है। ओके, ए देखो आप यहाँ पे सही है, बी भी यहाँ पर सही है। ए बी कहाँ मिल रहा है आपको? ये मिल रहा है, ये रहा आपका सही आंसर, ठीक है। ये क्या है आपका? ये आपका सही आंसर है, बिल्कुल बिल्कुल। ए नहीं होगा, बी नहीं होगा। और सी डी देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, सी और डी में देखिए बोल रहे हैं कि स्किनर क्लेम्ड टू हैव इंट्रोड्यूस द टर्म बिहेवियर थेरेपी एंड इज ऑल्सो क्रेडिटेड फॉर इट। ना ना ना, ये नहीं हो रहा यहाँ पर, ठीक है, ये नहीं है। और लजारस, किसकी बात हो रही है यहाँ पर? रिचर्ड लजारस की बात हो रही है, रिचर्ड लजारस। इसको कहाँ देखोगे आप? इसको देखोगे आप यूनिट नंबर 7 के अंदर जब पढ़ोगे स्ट्रेस के बारे में, इमोशन के बारे में, ठीक है, उसकी बात हो रही है। तो क्या उन्होंने दिया है एम्फेसाइज द एक्सटेंशन ऑफ थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ इफेक्ट? नहीं, डी तो गलत है, बिल्कुल डी बिल्कुल गलत है, ये आपको मालूम पड़ गया, डी बिल्कुल गलत है। तो आप देखो यहाँ पे 50-50 तक ऑलरेडी पहुंच गए हो यहाँ पर, ठीक है। डी गलत है, क्यों गलत है? क्योंकि थॉर्नडाइक्स के लॉ ऑफ इफेक्ट के ऊपर किसने काम किया हुआ है? आपके बी एफ स्किनर ने काम किया हुआ है, ठीक है। इनके ऊपर किसने काम किया हुआ है? बी एफ स्किनर ने काम किया हुआ है। कितनी बार बताया है आपको? और किसी ने काम नहीं किया है, ठीक है। तो ये आपका आंसर सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी। मैरी कवर जोन्स ने क्या किया? स्टडीड द इफेक्टिवनेस ऑफ काउंटर कंडीशनिंग। किसका किया? काउंटर कंडीशनिंग। अब आपके दिमाग में उठ रहा होगा सवाल, काउंटर कंडीशनिंग क्या होती है? इसको जब आगे पीवाईक्यू आएगा आपको तो बताएंगे वहां पर कि किस प्रकार से काउंटर कंडीशनिंग को आपने पहले देखा हुआ है और उसको किस प्रकार से आपने इंप्लीमेंट करना है यहां पर, ठीक है। तो यहां पे सही आंसर क्या होगा? वॉटसन के वैज्ञानिक मनोविज्ञान की संरचना मानवीय व्यवहार का अनुमान लगाने एवं नियंत्रण किए जाने के लिए की गई है। यस, बिल्कुल की गई है। और मेरी कवर जोन्स ने प्रति अनुकूलन काउंटर कंडीशनिंग की प्रभावकारिता का अध्ययन किया। बिल्कुल सही बात है। बिहेवियर थेरेपी इन्होंने नहीं दी है और इन्होंने भी इस पे भी काम नहीं किया हुआ है। ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं आपके अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके सामने है, ये आपको फिर से करने मिलेगा एक बार। कहां पर? ये करने मिलेगा आपको यूनिट नंबर 8 के अंदर, जब हम पढ़ेंगे सोशल साइकोलॉजी के बारे में, ठीक है। ओके, एटीट्यूड्स कैन बी क्लासिकली कंडीशन, लेकिन इसको यहाँ क्यों दिया हुआ है? ताकि यहाँ पर क्लासिकल कंडीशनिंग थोड़ा सा आपका रिविजन हो जाए, ठीक है। अनकंडीशनल स्टिमुलस, कंडीशन स्टिमुलस, अनकंडीशन रिस्पॉन्स और कंडीशन रिस्पॉन्स इवन विदाउट अवर अवेयरनेस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। यहां पर बोल रहे हैं अभिवृत्तियों का क्लासिकीय अनुबंधन बिना स्वतः जागरूकता अनजाने में के निम्न में से किसके माध्यम से हो सकता है? इसको हमने यूनिट नंबर 1 के पीवाईक्यू के अंदर देखा हुआ था इस प्रकार के प्रभाव के बारे में, ठीक है। उपदेहलीय अनुबंधन, अवलोकनात्मक अधिगम, केवल अनावृत्ति और सामाजिक संजाल। अब यहां पर देखो ये जो आपका वर्ड लिखा हुआ है ना, ये वाला, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर। क्यों? क्योंकि ये आपको आगे पीवाईक्यू बनाएगा 2 से 3 से 4 बार, इसीलिए आपको ध्यान रखना है 2021 का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-3 पीवाईक्यू आपके बन रहे हैं गारंटीड यहां से, एक तो अगले में बनेगा 22 वाले के अंदर, ठीक है। सबलिमिनल कंडीशनिंग क्या होती है? जो आपको इस प्रकार से पीछे देखने मिलता है वो होती है आपकी, जो वाटरमार्क वगैरह आपको देखने मिलता है इसके पीछे, वो क्या है? आपकी सबलिमिनल कंडीशनिंग है। और अगला जो है वो कौन सा है? वो है आपका मेयर एक्सपोजर। किसके द्वारा दिया गया है? ये दिया गया आपके रॉबर्ट जाजोंग के द्वारा। ये भी पीवाईक्यू में आएगा यूनिट नंबर 8 जब आप करोगे तब, ठीक है। यूनिट नंबर 8 में आपको ये भी देखने मिलेगा रॉबर्ट जाजोंग के बारे में, और वो आपको बताते हैं किसके बारे में? आपको बताते हैं मेयर एक्सपोजर के बारे में, ठीक है। तो सबलिमिनल कंडीशनिंग और मेयर एक्सपोजर जो है किसका उदाहरण है? वो आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग कर पाओगे हमारी अवेयरनेस के बिना भी, एटीट्यूड्स के बारे में, ठीक है। यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा? यहाँ पे सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 ए एंड सी ओनली, ठीक है। देखो सोशल नेटवर्क अपने आप में देखो मालूम पड़ रहा है गलत है, और ऑब्जर्वेशन लर्निंग बताओ विदाउट अवर अवेयरनेस कैसे हो सकती है? हमारी सूचना, हमारी जानकारी के बिना तो ये पॉसिबल ही नहीं है ना। अवलोकनात्मक अधिगम आप बिना स्व जागरूकता के कैसे कर सकते हो? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आपको चाहिए होता है, जो हमने पिछले वीडियो में देखा था एमिड के बारे में, ये चाहिए होता है आपको अटेंशन, मेमोरी, इमिटेशन, डिजायर, ठीक है। आपको डिजायर चाहिए, बिना स्वतः जागरूकता के डिजायर कैसे आएगी? मेमोरी आपको याद रखना है, उसको प्रोड्यूस करना है आपको, ठीक है। तो अनकॉन्शियसली आप इनमें से कुछ भी चीज नहीं कर सकते, और अगर आप कर दोगे तो वहां से एल्बर्ट बंडूरा नाराज हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर मूव करते हैं, और नेक्स्ट सवाल देखो, ये आपको ध्यान रखना है, Which of the following categories were given by Skinner for different verbal responses in terms of how they are reinforced? ये पहली और आखिरी बार आया था, अब ये नहीं आएगा,
ठीक है, ध्यान रखना है आपको यहाँ पर स्किनर द्वारा दी गई पुनर्बल प्रक्रिया के संदर्भ वाचिक प्रत्युत्तरों की श्रेणियां निम्न में से कौन सी है? सभी की सभी है। ठीक है, मैंड भी है, टैक्ट भी है, गुंजात्मक व्यवहार भी है, इकोइक बिहेवियर भी है और ऑटोक्लिटिक व्यवहार भी यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक, तो ऑटोक्लिटिक बिहेवियर भी बोल रहे हैं, मैंड भी आएगा, टैक्ट भी आएगा, इकोइक बिहेवियर आएगा और ऑटोक्लिटिक व्यवहार आएगा, सभी चीजें आएंगी यहाँ पर। इसलिए आंसर क्या होता है सही आपका? ऑप्शन नंबर 4 ABCD। इसको ऐसे कैसे ही याद कर लो, मैंड, टैक्ट, इकोइक बिहेवियर, ऑटोक्लिटिक बिहेवियर, चार चीजें किसके द्वारा बताई गई हैं? आपको बताई गई हैं आपको यहाँ पर BF स्किनर के द्वारा। इतना ही आप ध्यान कर लोगे, आगे के सारे सवालों को आप सॉल्व कर पाओगे बड़ी इजीली। इसके अंदर क्या हो रहा है उसको बिना समझे भी आपका काम बड़े आसानी से चल जाएगा, क्योंकि आपको इतना पता है कि स्किनर ने डिफरेंट वर्बल रिस्पॉन्सेस, किस प्रकार से आप वाचिक तौर पर प्रतिक्रिया दोगे, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ हाउ दे आर रीइंफोर्स, उनको हम कैसे रीइंफोर्स कर सकते हैं उसके लिए दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है? मांड, टैक्ट, इक्विक बिहेवियर और आपका ऑटोक्लिटिक बिहेवियर। ठीक है, तो ये सभी क्या है? ये सभी आपकी कैटेगरीज हैं। कितनी कैटेगरीज हैं? 4 कैटेगरीज हैं, दी गई हैं किसके द्वारा? BF स्किनर के द्वारा। मांड, टैक्ट, इक्विक बिहेवियर और आपका ऑटोक्लिटिक। ध्यान दीजिएगा, ऑटोक्लिटिक और ऑटोटेलिक आगे जाके अलग अलग होगा, जो आपको देखने मिलेगा आगे आने वाले वीडियोस के अंदर, यूनिट नंबर 7 के और इसके भी। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। और ये देखो ये देखो ये देखो, आगे आपके सामने फिर से द कंपोनेंट्स ऑफ वर्किंग मेमोरी आर। अब ये देखो, इस सवाल को जरूरी नहीं है कि आपने वर्किंग मेमोरी पढ़ी हो तो ही आपको बनेगा। केवल आपने क्या किया हुआ है? केवल आपने अगर PYQ लगाया हुआ है, पिछले 3 वीडियो किए हुए हैं प्रॉपर्ली, तो भी आपको निकल जाएगा आंसर। ठीक है, चलो पहले उससे ही निकालते हैं आंसर वर्किंग मेमोरी के बारे में। ठीक है, ओके, द कंपोनेंट्स ऑफ वर्किंग मेमोरी आर, ये पूछा है आपसे। यहां पे क्या सवाल देखिए, हिंदी में क्या बोल रहे हैं आपसे? हम नहीं बोल रहे सब चीजें पढ़ लो, हम बोल रहे जो काम की है उसको पढ़ लो। कार्यकारी स्मृति के निम्न घटक है श्रवण इकाई, शब्दार्थ इकाई, केंद्रीय कार्यांग, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव और घटनाजन्य प्रतिरोध। क्या क्या इसके अंदर होगा उसको यहां पर देखना है। ठीक है, श्रवण इकाई और शब्दार्थ इकाई आपको जो बताया था पिछले वीडियो के अंदर, वो देखो ये 2 लिखा हुआ है। अकाउस्टिक कहां देखा था आपने? याद करने का ट्राई करो। अकाउस्टिक आपको प्रूफ भी दिखाया था हमने, कहां से सवाल आ रहा है? 1972। ये आपको बार बार आएगा PYQ के अंदर। ठीक है, PYQ के अंदर आपको ये बार बार पूछा जाएगा, बार 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 बार, आगे भी 2-3 बार आपको सेम टू सेम चीज आएगी। और रिसेंटली तो आपके 24 और 25 के पेपर में भी आपको एक चीज पूछी गई है। ठीक है, अकाउस्टिक यूनिट कहां देखी थी हमने? 1972 के मॉडल के अंदर। सिमेंटिक भी हमने कहां देखी थी भैया? इसके अंदर देखी थी। तो जब चाचा इन दोनों को देखा था हमने, इन दोनों को देखा था, तो आंसर आपके सामने है ऑप्शन नंबर 4, ये रहा CND। जरूरत भी नहीं आपको देखने की, आपको पता है या नहीं पता है। आपको जो पता है उसके बेस पे भी आप आंसर निकाल पाओगे व्हेन एंड व्हेन, जब आपने PYQ लगाया हुआ है। आपको मालूम है LOP मॉडल के अंदर आपको 3 देखने मिलता है, फिजिकल, अकाउस्टिक, सिमेंटिक। पास निकल गया वहां से मॉडल, काम खत्म हो गया आपका बड़े आसानी से। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब क्या करना है? लेकिन इसके अंदर 3 चीजें होती है। अब यहां से आपकी एनकोडिंग स्टार्ट होती है आगे के लिए। किस प्रकार से? देखो यहां पे क्या है आपकी वर्किंग मेमोरी का मॉडल के अंदर पहला कंपोनेंट आपने कौन सा देख लिया है? इसके पूर्व इसी वाले PYQ में देखा हमने, इसी वाले PYQ में देखा। ऊपर हमने क्या देखा? सेंट्रल एग्जीक्यूटिव एपिसोडिक बफर। ये कौन सा हुआ? ये हुआ आपका सेकंड वाला, ये हुआ आपका थर्ड वाला। ठीक है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव और एपिसोडिक बफर। ठीक है, देखा। अब ये देखो, ये पेपर ही आपको बता रहा है कि भैया अगली बार मैं ये पूछने वाला हूं, तुम लोग ध्यान से पढ़ लेना इसको। ठीक है, पहले क्या देखा था हमने? विजुओ स्पैटियल स्केचपैड। तो अगली बार अगर सवाल पूछेगा कि भैया हमको बता दो वर्किंग मेमोरी के अंदर, कार्यकारी स्मृति के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट आवेंगे, तो कौन कौन से आवेंगे? एक आएगा आपका विजुअल स्पैटियल स्केचपैड, एक आवेगा आपका यहाँ पर ये सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, और एक आवेगा क्या आपका यहाँ पर एपिसोडिक बफर। इतना ही तो करना है, और कुछ भी इसमें रॉकेटरी साइंस नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। और ये देखो घिसा पिटा सवाल बताया हुआ है, कहां से पढ़ना है उतना पढ़ लो, याद कर लो, काम खत्म हो जाएगा बड़े आसानी से। ठीक है, इस सवाल को हम सॉल्व नहीं करेंगे, आप बताओ क्या होगा इसका आंसर, हमको नहीं पता इसका आंसर। ठीक है, यहां पे देखो गहनता संकेत दिए हैं, व्याख्या दी है। ठीक है, गति दिगंतराभास दिया हुआ है, रचना प्रवणता दी है, अंतरावस्था दी है, और आपका अभिसरण दिया हुआ है यहां पर। ठीक है, तो इसको आप मैच करो, क्या होगा सही आंसर उसको आप देने का ट्राई करो यहां पर, क्योंकि इसको तो हम नहीं करेंगे सॉल्व, बिल्कुल नहीं करेंगे। स्वयं वो हो जाएगा स्वयं। ठीक है, स्वयं सॉल्व, सेल्फ सॉल्विंग क्वेश्चन है ये। इसको अगर आपको यहां नहीं बन रहा, एग्जाम में भी आपको नहीं बनेगा, यहां पे नहीं बनेगा, एग्जाम में भी नहीं बनेगा। सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी है। मोशन पैरालैक्स है, टेक्सचर ग्रेडियंट है, इंटरपोजिशन है, कन्वर्जेंस है, बता रहे हैं PYQ बार बार आएगा, घिस पीट के रिपीट होते होते। ठीक है, बार बार आएगा रिपीट होने हुए ये सवाल, तैयार रहिएगा इसके लिए। और यहाँ पे देखो ये
इसके साथ आपको क्या ध्यान रखना है, मोनोक्यूलर क्यू के बारे में और बाइनोक्यूलर क्यू के बारे में भी, ये भी बताया हुआ पिछले वीडियो के अंदर। तो इसको आप इंप्लीमेंट करो और आंसर देने का ट्राई करो इस वाले सवाल का। हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल जो आपके सामने आ रहा है वो है आपका, देखो ये वाला, ठीक है। थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव दिए हैं, उनके एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं यहाँ पे, और क्या होगा सही आंसर उसको यहाँ पर हम देने का ट्राई करते हैं, ठीक है। ओके, एनकोडिंग स्पेसिफिसिटी हाइपोथेसिस, रिट्रीवल इंड्यूस्ड फॉरगेटिंग, स्कीमा थ्योरी ऑफ मेमोरी, और उसी के साथ साथ लेवल ऑफ प्रोसेसिंग थ्योरी। अगर हम बात करें यहाँ पर, इसके पूर्व में आपने क्या क्या देखा हुआ है, आपने ये वाला मॉडल देखा हुआ है एलओपी। स्कीमा क्या होता है ये भी आपको बताया हुआ है, स्कीमा थ्योरी ऑफ मेमोरी, ठीक है। तो अब आप थोड़ा ट्राई करो यहाँ पर आंसर देने का कि क्या हो सकता है इसका आंसर, ठीक है। अब यहां पर देखो क्या बोल रहा है, यहां पर ये बोल रहा है आपसे स्कीमा थ्योरी ऑफ मेमोरी। स्कीमा क्या होता है, मेंटल रिप्रेजेंटेशन, याद करो पिछला लेक्चर। अब यहां मैच करना स्टार्ट करते हैं। डज नॉट एंडोर्स डिफरेंट मेमोरी स्टोरेज, इसकी तो बात ही नहीं है, मेमोरी स्टोरेज की बात ही नहीं होगी स्कीमा में। सप्रेस अनवांटेड मेमोरीज, ये तो किसकी बात करता है, रिप्रेशन की बात करता है, बताया हुआ है आपको, दबा दो वाली मेमोरीज को, ठीक है। ओके, सुपीरियरिटी ऑफ रिकॉग्निशन ओवर रिकॉल, ये क्या बात हुई। और यहां देखो इफेक्ट ऑफ मीनिंग एंड नॉलेज ऑफ मेमोरी, ये रहा आपका, ठीक है। सी के साथ क्या मैच करोगे आप, सी के साथ मैच करोगे फोर्थ। स्कीमा क्या होते हैं हमारे, मेंटल फ्रेमवर्क्स होते हैं। क्या होते हैं, मेंटल फ्रेमवर्क्स, ये आपको बताया हुआ है पहले भी, ठीक है, पुरानी वीडियो के अंदर, ठीक है। मेंटल फ्रेमवर्क है आपका ये स्कीमा थ्योरी ऑफ मेमोरी। सी के साथ जो ही आप 4 मैच कर दोगे तो ही जो है आपका आंसर निकल जाएगा। ये रहा सही है आपका आंसर। अब मैच कर लो फटाफट। डी के साथ देखो 1, बिल्कुल सही बात है यहाँ पे। ये आपका 1972 का एलओपी मॉडल है, क्रैक एंड लॉकहार्ट का। लेवल ऑफ प्रोसेसिंग थ्योरी क्या बोलती है, डज नॉट एंडोर्स डिफरेंट मेमोरी स्टोरेज। हम सेंसरी मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, इसकी बात कदापि नहीं करेंगे। क्रैक एंड लॉकहार्ट पागल नहीं थे वो लोग, ठीक है, वो इसकी बात बिल्कुल नहीं करेंगे। ये हो गया आपका डी के साथ 1। बी के साथ देखो सेकंड, बिल्कुल सही मैच है, रिट्रीवल इंड्यूस्ड फॉरगेटिंग। याद ही नहीं करना हमको उन मेमोरी के बारे में। सप्रेस अनवांटेड मेमोरीज, एक और लिख के रख लो, पीवाईक्यू यहां से भी आएगा, आया हुआ है, यहां से भी पीवाईक्यू आएगा, आया हुआ है, ये भी पीवाईक्यू आएगा, ठीक है। और ये देखो एनकोडिंग स्पेसिफिसिटी हाइपोथेसिस, एक और पीवाईक्यू आपको आगे आएगा। क्या बोल रहा है, एनकोडिंग स्पेसिफिसिटी हाइपोथेसिस, सुपीरियरिटी ऑफ रिकॉग्निशन ओवर रिकॉल। क्या बोल रहा है, रिकॉल से अच्छा क्या कर सकते हो आप, रिकॉग्नाइज कर सकते हो, ऐसा यहां पर ये बोल रहा है ए के साथ 3rd, ठीक है। तो इतना आप ध्यान रख लो अगली बार के लिए। बाकी मेजरली इंपॉर्टेंट जो है आपको वहां पर पीवाईक्यूज मार्क कर दिए हैं, आपको उनको प्रॉपरली पढ़ना होगा यहां पर, ठीक है। अब यहां पे देखिए सैद्धांतिक संदर्भ दिए हैं, व्याख्या दी है। प्रक्रमण स्तर का सिद्धांत जो है आपके 1972 का, वो यहां पर बिल्कुल भी बात नहीं करता है, भिन्न स्मृति भंडारण का समर्थन नहीं करता, सही बात है। स्मृति का मनोबंध स्कीमा सिद्धांत बात करता है अर्थ और ज्ञान का स्मृति पर प्रभाव, इसकी बात करता है। पुनः प्राण प्रेरित विस्मरण जो है वो बात करता है किसके बारे में, अवांछित स्मृतियों का दमन। और उसी के साथ साथ संहिता कारण विशेष परिकल्पना जो है बात करती है स्मृति पर प्रतिविज्ञान की श्रेष्ठता, यानी कि रिकॉल से अच्छा क्या है, आप चीजों को रिकॉग्नाइज कर लो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं आपके अगले सवाल की ओर। अभी देखो फिर से वही लगाया हुआ है सवाल। द इवोल्यूशन ऑफ द वेरियस एक्सप्लेनेशंस और मॉडल्स ऑफ मेमोरी अकर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। ऑप्शंस कौन कौन से आपके सामने, मल्टी स्टोर है, वर्किंग मेमोरी है, लेवल ऑफ प्रोसेसिंग है और इंटरफेरेंस है। इसमें से देखो 3 के तो आपको पहले से रटे हुए हैं, याद है, ठीक है। कौन कौन सा है वर्किंग मेमोरी का, अभी आपको देखा आपने इसी पीवाईक्यू के अंदर, इसी पीवाईक्यू के अंदर देखा आपने। ये कब आ रहा है आपके 1974, ठीक है, 1974 के अंदर ये आ रहा है, ठीक है। उसी के साथ साथ ये कब आ रहा है आपके 1972 में, यानी कि सी के बाद क्या आएगा, सी के बाद बी आएगा, ठीक है। सी के बाद बी कहाँ आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, तो या तो ये सही होगा या फिर ये सही होगा, ठीक है। ओके, और मल्टी स्टोर कब आया है आपका 1968 में, यानी पूरी कहानी सेट है। ए आएगा, उसके बाद सी आएगा, फिर बी आएगा, ठीक है। ए आएगा, फिर सी आएगा, फिर बी आएगा। जरूरी नहीं है भैया कि आपको इंटरफेरेंस मालूम हो, जितना बता रहे हो उतना ध्यान रख लो आप। ये बट ऑब्वियस सी बात है, हो सकता है उसके और पहले आया हो, कोई मतलब नहीं है आपको इससे कि कब आया है, ठीक है। सही आंसर निकल गया है आपका DACB। और क्या चाह रहे हो आप यहाँ पर, ये देखो ये रहा आपका आंसर DACB, बड़े आराम से निकल गया। केवल क्या करना है, जो सेशन में आए हुए हैं उनको भी आप ध्यान रख लो, रिकॉल कर लो। देखो कब से सुनते आ रहे हो, LOP 1972, एटकिंसन शिफ्रिन मल्टी स्टोर 1968 का, वर्किंग मेमोरी सुनते आ रहे हो 1974 का। जब आपको ये 3 पता है तो एटलीस्ट आप इतना तो निकाल लोगे। देखो आंसर आपके सामने रखा हुआ है। उनको केवल ये जानना है कि भैया आपको 1968 से लेकर 74 की कहानी पता है या नहीं पता है, बाकी और कोई मतलब नहीं है उनको, ठीक है, इस सवाल के अंदर पर्टिकुलरली। नेक्स्ट हम मूव करते हैं हमारे अगले सवाल की ओर, लेकिन उससे पहले यहां पर देखिए सवाल क्या बोल रहा है हिंदी में। स्मृति की विभिन्न व्याख्याओं अथवा प्रतिमानों का विकास निम्नलिखित क्रम से होता है। कौन कौन से क्रम है,
बहुतल, क्रियाशील श्रुति, प्रक्रिया का स्तर और व्यतिकरण। सबसे पहले कौन सा आएगा? व्यतिकरण, इंटरफेरेंस। फिर आएगा कौन सा आपका? बहुतल, मल्टी स्टोर मॉडल 1968 में। फिर कौन सा आएगा? प्रक्रिया का स्तर 1972 में। और उसके बाद कौन सा आएगा आपकी क्रियाशील श्रुति यानी कि 1974। अब इसके अंदर तीन कौन कौन से होते हैं? विजुअल स्पाटियल स्केचपैड, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव और एपिसोडिक बफर। ये याद रखना है, ये आपको आगे पूछेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट सवाल की ओर मूव करते हैं। हमारा अगला सवाल दिया है आपको। अब देखो, इस प्रकार के सवाल तो आते नहीं है, लेकिन आपको पिछले वीडियो में क्या बताया था? स्केड्यूल्स ऑफ री इन्फोर्समेंट याद करके बैठना है। हर बार आपको 2 से 4 नंबर फ्री के बटेंगे आपको। ठीक है, कट ऑफ कहीं भी जाए 2 से 4 नंबर फ्री वाले आपको उठा के चलना है। ठीक है, क्या बोल रहा है देखो, इन फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट बिहेवियर इज रीइंफोर्स्ड इन अ फिक्स्ड टाइम पीरियड। केवल अगर आपको मतलब का अर्थ पता है, शब्दों का अर्थ पता है, तो भी आप आंसर को निकाल के ले जाओगे। पुनर्बलन की निर्धारित अंतराल सूची में व्यवहार पर निर्धारित समयावधि में पुनर्बलन किया जाता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, जब छात्रों को समय समय पर जानकारी फीडबैक प्राप्त होती है तो उनके कार्य निष्पादन का स्तर बढ़ जाता है। ये भी सही बात है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें, दोनों स्टेटमेंट सही है। क्या बोल रहे हैं? इन फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल। फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल के अंदर क्या है? बिहेवियर को रीइंफोर्समेंट कब मिलेगा? फिक्स्ड टाइम पीरियड के दौरान। जैसे कि क्या मिलती है आपको? मंथली सैलरी मिलती है। क्या मिलती है? मंथली सैलरी मिलती है। 30 दिन के बाद ही मिलेगी, 31 दिन के बाद ही मिलेगी। ये टाइम पीरियड क्या है? फिक्स्ड है। ठीक है, ये फ्रीलांसिंग नहीं है कि आपने काम किया आपको 3 दिन में पैसा मिल जाएगा। जितने दिन में काम करोगे, प्रोजेक्ट वर्क नहीं है ये क्या है? आपकी निर्धारित फिक्स्ड सैलरी होती है आपकी यहाँ पर। ठीक है, तो इसके लिए क्या है? इसके लिए आपको यहाँ पर फिक्स्ड इंटरवल दिया है, फिक्स्ड टाइम दिया है। वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगला देखिए, व्हेन स्टूडेंट्स गेट फीडबैक इंटरमिटेंटली देयर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इंक्रीजेस। जब उनको यहाँ पर समय समय पे फीडबैक मिलता है तो उनका क्या होता है? प्रोग्राम सुधरता है, उनका जो है पढ़ाई सुधरती है, ऐसा यहाँ पर बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, इसलिए सही आंसर कौन सा होता है आपका? ऑप्शन नंबर सेकंड, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट। दोनों सही है, लेकिन आर जो है इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जो फीडबैक आप दे रहे हो जरूरी नहीं है कि 1 महीने बाद दोगे, 3 दिन बाद हो सकता है, 3 घंटे बाद हो सकता है, 3 मिनट बाद हो सकता है, या 30 साल बाद हो सकता है। कभी भी फीडबैक को स्टूडेंट को मिल सकता है वहां पर। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा आपका? ऑप्शन नंबर सेकंड, ये जो है यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल ही बिल्कुल। ठीक है, ओके। इसके साथ हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। अरे यहाँ तो की लगी हुई है आपकी। तो ये था आपका आज का सेशन 2021 का। एंड अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे, स्टार्ट करेंगे आपका जून 2022 के 10 सवाल जो आए थे आपके, और 20 मार्क्स सिक्योर करेंगे आगे जाकर। ठीक है, तो प्रॉपर्ली रिवाइज करते रहिए, और जो बताया है आपको पीवाईक्यूज में, आपने 4 वीडियो देख ली अभी तक सेशन यूनिट नंबर 5 की, इनको प्रॉपर्ली रिवाइज कीजिए। अगले वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। एंड अगर आप भी इसी प्रकार के और पीवाईक्यू वीडियोस देखना चाहते हैं सॉल्व तरीके से, जैसा कि देखा अभी आपने, जून 2019 से जून 25 तक, और आगे अपडेट होती रहेंगी, जो सेशन नया नया आएगा वो आपको ऐड होता हुआ मिलता जाएगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इस गोल्ड पीवाईक्यू प्रोग्राम के अंदर, और आप सभी जो सवाल हैं यूनिट वाइज उनको सॉल्व कर सकते हैं हमारे साथ, प्रॉपरली तकनीक के साथ, ट्रिक्स के साथ कैसे सॉल्व करना है और बाकी सारी चीज़ें। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आपको हेल्पफुल रहेगा तो इसको जरूर ज्वाइन करें। उसी सेशन के अंदर आपका परीक्षा निकल जाएगी। व्हाट्सएप करें इस नंबर पे, डिटेल्स ले लें कैसे ज्वाइन करना है, अपना प्लान ले सकते हैं, 1 मंथ का प्लान, 6 मंथ का प्लान, 12 मंथ का प्लान। हर चीज़ के अलग अलग बेनिफिट्स हैं यहाँ पर, और उतना ही आपको कॉस्ट एफिशिएंट भी पड़ेगा। तो इसको ज्वाइन करें, फटाफट एग्जाम क्लियर करें, और फिर दें एक बढ़िया सा इंटरव्यू। तब तक के लिए धन्यवाद।